आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आप लोगों का एडी एप्लीकेशन पर हमारे सभी बच्चों का स्वागत है और आप सभी थे सुबेरे को नमस्कार, ठीक है ना। और ढेर सारा प्यार भी हमारा आपको, ठीक है, क्योंकि आप लोग इतना मेहनत करते हो और इतनी सुबह सुबह उठ जाते हो और चीजों को नोट भी करना आप लोगों को, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी जंग है अपने आप में, है ना। चलेगा। तो सब लोग देहरादून में तो नहीं होंगे, होंगे तो कई लोग बाहर भी होंगे, है ना। आशीष गुड मॉर्निंग आशीष बच्चा। मीनाक्षी गुड मॉर्निंग। और जहां जहां पर होंगे तो वहां तो सर्दी काफी ज्यादा होगी ना, एक दो दिन से ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई। दिया गुड मॉर्निंग। चलेगा। आज की क्लास को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को जानना चाहूंगा, क्योंकि होता क्या है ना, मैं आप लोगों से क्या कहना चाह रहा हूं। अभी हम लोगों ने करंट अफेयर की क्लास को प्रारंभ कर लिया, ठीक है ना। करंट अफेयर की विद्यार्थी क्लास को मैंने प्रारंभ कर लिया है और करंट अफेयर से लेकर हो सकता है आपके मन में सवाल हो। क्या क्या सवाल हो सकते हैं? एक सवाल यही कि हमने पीडीएफ आपको पहले ही दे दी, पूरे जितने भी पीडीएफ मैंने बनाई थी तो वो पीडीएफ मेरे पास थी, तो मैंने आप लोगों को पहले ही पीडीएफ विद्यार्थियों दे दिया है। नमस्कार नीरज बच्चा, नमस्कार। ठीक है, पीडीएफ आप लोगों को पहले ही दे दिया, इसलिए कि क्लास को शुरू करने से पहले अगर आपको कभी मौका मिलता है तो उसको देख लीजिएगा, ठीक है। और उससे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन उसके अंदर है तो प्रैक्टिस भी कर सकते हो, क्या क्या बदलाव हुआ है, इस वजह से पीडीएफ आपको पहले दे दिया। तो उस पीडीएफ का कहीं ये मतलब नहीं कि आपको क्लास नहीं ली जाएगी। इस बारे में मैंने लाइव वाले बच्चे तो जानते हैं, लेकिन जो बच्चे लाइव नहीं आते ना, उनके मन में होते हैं ऐसे सवाल, ठीक है। दूसरा, आप लोगों को विद्यार्थियों जो क्वेश्चन जो कराया जा रहा है, क्या है आपका क्वेश्चन जो कराया जा रहा है आपका एमसीक्यूज बेस्ड, तो आपके सवाल है, तो इसे बिल्कुल भी मत सोचेगा कि आपको डिटेल में नहीं बता रहा हूं। अगर कॉमनवेल्थ से कोई सवाल आ रहा है तो कॉमनवेल्थ के बारे में सारी डिटेल आपको मिल रही है, तो आपको दिक्कत उसमें भी समस्या नहीं होनी चाहिए। उसमें दिक्कत आ रही है, करंट अफेयर में दिक्कत आ रही है, नीरज बच्चा, दिव्या, मीनाक्षी, आशीष जो लाइव है अभी, उन सभी बच्चों से मैं जानना चाहूंगा करंट अफेयर पढ़ने में और समझने में भी कुछ समस्या है? अगर समस्या है तो फिर ऐसा ही कर सकते हैं, हम लिख के बताएंगे। फिर मैं कोशिश करें कि पहले क्वेश्चन और क्वेश्चन से रिलेट करके चीजों को आपको लिखा रहा हूं, नहीं है ना। हाँ, कल मेरे पास मैसेज आया था कि कुछ बच्चों को शिकायत है कि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव चल रहा है करंट अफेयर का और ऐसे में हमें दिक्कत हो रही है। मुझे तो लगता है कि इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता है ना। हमने कॉमनवेल्थ से जुड़ा हुआ एक सवाल देखा, उसके बारे में सारी चीजें पढ़ दी। हम लोगों ने विद्यार्थियों आपका G20 से अगर कुछ चीज देखा तो उससे जुड़ी हुई सारी चीजें पढ़ ली, और अच्छा भी तो हमारा नोट्स कितना अच्छा बन रहा है, मेरे हिसाब से तो नोट्स बहुत अच्छा बन रहा है। और जो मेरा पिछला विद्यार्थी यानी कि 2014 से मैं करंट अफेयर जो पढ़ा रहा हूं, तो उसमें सबसे बेहतर मुझे लगता है कि ये है ना। चलिए, बस आपने कह दिया जो बच्चे लाइव हैं, तो बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब बाकी कहाँ जाके कहते हैं, कहाँ पर कहते हैं ये भी नहीं पता, बस मेरे पास एक मैसेज आता है कि ऐसे कहते हैं बच्चों के। चलेगा, तो चलेगा। आज हम लोग जाएंगे आंध्र प्रदेश की ओर। आज हम लोग जाएंगे कहाँ बच्चे आपके? आंध्र प्रदेश की ओर, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। क्या आएगा आपका? आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो ये आंध्र प्रदेश आपको कहां देखने को मिलेगा? तो इंडिया में ही है भाई, आंध्र प्रदेश ही हमारा ये कोस्टल लाइन से लगा हुआ है, ठीक है ना। चलेगा, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, सब बढ़िया चल रहा है, हमें पढ़ना पड़ेगा और वही चीज है, हम घोट के तो नहीं दिखला सकते किसी को, है ना। सही बात है। चलिए, आंध्र प्रदेश जब हम लोग जाएंगे तो आंध्र प्रदेश का मैप हमें कैसे देखने को मिलेगा, या किस तरह से विद्यार्थी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ठीक ना। आंध्र प्रदेश का अगर मैप देखेंगे तो चलेगा, मैप के अनुसार आंध्र प्रदेश हमें किस तरह से देखने को मिलता है, साथ साथ में बना दीजिएगा। क्योंकि यहां से ऊपर पहले तेलंगाना हुआ करता था, अब तो तेलंगाना अलग स्टेट बन गया, है ना। उड़ीसा तक हम लोग कल गए थे, तो ये रहेगा हमारा क्या? आंध्र प्रदेश, ठीक है। इधर आपका तेलंगाना अलग हो गया। आप लोग कहते हैं सर छत्तीसगढ़ से लगता है, छत्तीसगढ़ से नहीं लग रहा, ठीक है, छत्तीसगढ़ से नहीं लग रहा। तो इसकी सीमा किससे लगी हुई है? ये हमारा विद्यार्थी आंध्र प्रदेश है, तो इधर से आप लोग अगर देखोगे तो ये ओडिशा के साथ भी क्या करता है, हमारा सीमा साझा करता है। इधर से देखोगे तो किससे लगा हुआ आपका? ओडिशा के साथ क्या करता है आपका? सीमा साझा करता है।
इधर से क्या कर रहा है आपका, तो इधर से तेलंगाना आएगा, ठीक है ना, यहां से तेलंगाना आएगा। और उसके बाद अन्य राज्यों की अगर बात करेंगे तो कौन कौन सा, कर्नाटक है, और कर्नाटक के साथ आपका तमिलनाडु है। इधर क्या आएगा हमारा, तो कर्नाटक, और कर्नाटक के बाद क्या आएगा हमारा, तो इधर से तमिलनाडु आएगा। तो यहाँ से क्या आएगा आपका तमिलनाडु, ठीक है ना, यहाँ से तमिलनाडु आएगा। हाँ, पॉलिटी भी तो स्टार्ट करनी थी आपके, मुझे पॉलिटी के टेस्ट की बात करी थी आपका, और आज टेस्ट पेपर नहीं लाया, चलेगा। तो हाँ देखेंगे, अभी थोड़ा मैं लास्ट में देखूंगा, एंड में बात कर लेंगे, कुछ सवालों पे बात करेंगे। सौरभ बच्चा कुछ समय बात करेंगे हम लोग, ठीक है ना। सौरभ सिर्फ एक ही सवाल के लिए आता है कि सर क्लास कब करेंगे आप पॉलिटी की। ज्योग्राफी की तो चल ही रही है, ज्योग्राफी भी पढ़ लो थोड़ा सा, सौरभ बच्चा ज्योग्राफी भी पढ़ लो, चलेगा। तो देखिए आंध्र प्रदेश और इसकी जो बाकी सीमा है वो किससे लगी है, तो बे ऑफ बंगाल से, यानी कि ये वाला एरिया जो आपका, तो वो किससे लगा है, बंगाल की खाड़ी से, बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ है, ठीक है ना, बंगाल की खाड़ी से। आज थोड़ा ओवरव्यू लेंगे, फिर हम लोग इसी के बाद इसी क्लास में एंड में थोड़ा सा बात करेंगे हम लोग, और उसके बाद फिर क्लास को प्रारंभ कर देंगे, ठीक है ना। तो देखिएगा ओडिशा, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु, आगे समझ में, ये सभी के सारे क्या कर रहे हैं आपका, सीमा साझा कर रहे हैं, ठीक है। आंध्र प्रदेश की कैपिटल की बात करेंगे, अगर बात की जाए आंध्र प्रदेश की कैपिटल, तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है वो अभी तो कहां पर है, तो वो है आपके हैदराबाद के अंदर। वो कहां पर विद्यार्थी आपका, हैदराबाद के अंदर, हैदराबाद के अंदर, ठीक है ना। हैदराबाद में आपको देखने को मिलेगा, ये आपका हैदराबाद में किसकी, आंध्र प्रदेश की राजधानी। जबकि इसकी जो नई राजधानी बनेगी वो कौन सी बनेगी, तो नई कैपिटल होगी इसकी अमरावती, अमरावती। चलिए अब थोड़ा सा इस पर बात करते हैं हम लोग, आंध्र प्रदेश की राजधानी पर थोड़ा सा लिख लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर चर्चा का विषय है आपका, ये क्या आएगा, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश। और इसकी राजधानी आप लोगों ने क्या लिखी, सर इसकी राजधानी है हैदराबाद। इसकी राजधानी कहां पर है आपका, तो हैदराबाद, हैदराबाद इसकी राजधानी हो गई, ठीक है। हैदराबाद इसकी राजधानी क्या है, तो ये संयुक्त राजधानी, ये क्या आपका संयुक्त राजधानी। आप कहेंगे सर संयुक्त राजधानी किस तरह से है, ठीक है, संयुक्त राजधानी किस तरह से है, तो यहां पर हमें नोट बनाकर लिखना है। सर नोट बनाकर कैसे लिखना है, तो देखिएगा नोट क्या करना आपको, नोट करके आपको लिखना है अलग आंध्रा बिल, अलग विद्यार्थियों, अलग आंध्रा बिल, अलग आंध्रा बिल 15वीं लोकसभा, 15वीं लोक विधेयक, समझो आंध्र प्रदेश अलग नहीं आएगा आपका, आंध्र प्रदेश बिल, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश बिल, ठीक है ना। यहाँ पर क्या आएगा आपका, अलग आंध्रा नहीं आएगा, अलग तेलंगाना होना था आपका, आंध्र प्रदेश, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश बिल, आंध्रा बिल विद्यार्थी आपका 15वीं लोकसभा, 15वीं लोकसभा 2014 में आया, वह 14 में आया, ठीक है ना। जिसके तहत क्या होता है, जिसके तहत क्या किया गया, पहले चीज ध्यान रखना, इस बिल के तहत, जिसके अनुसार क्या हुआ, जिसके अनुसार, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये 15वीं लोकसभा वाला सवाल पूछा गया आपका, क्योंकि 16वीं में एनडीए आ गई और 17वीं में अभी एनडीए चल रही है आपका। तो देखिएगा जो जिसके अनुसार क्या होता है, जिसके अनुसार विद्यार्थी आपका कि क्या किया जाता है, तेलंगाना 2 जून 2014 में अलग तेलंगाना बनता है, अलग क्या बनता है आपका, तेलंगाना, समझ, तेलंगाना बनता है,
ठीक है, तेलंगाना बन गया। और देखिएगा अगले 10 वर्षों तक, यहां पर क्या लिखा गया, अगले 10 वर्षों तक, अगले 10 वर्षों तक, यानी कि आपका कब तक, तो 1 जून 2024 तक, 1000 देखिएगा 1000 ग्राम में 2024 तक, 2024 तक क्या होगा आपका, हैदराबाद संयुक्त राजधानी होगी। समझ, अगले 10 वर्षों तक हैदराबाद, हैदराबाद संयुक्त राजधानी होगी, संयुक्त राजधानी, राजधानी होगी। ठीक है, किसकी, आंध्र प्रदेश और हैदराबाद, किसकी विद्यार्थियों, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की संयुक्त राजधानी रहेगी। आगे समझ में, यहां पर आप लोग नोट में आपने एक चीज और ऐड कर देना, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या होगी, आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी, आप यहां लिख लेना नोट आपका कॉपी में, नई राजधानी ब्रैकेट के अंदर लिखेगा 2024 में क्या होगी, अमरावती होगी। क्या होगी आपका, अमरावती, अमरावती होगी। पहले विजयवाड़ा की बात कर रहे थे, अमरावती। ठीक है, और इस अमरावती को न्यायिक, अमरावती को किस रूप में, तो न्यायिक शहर के रूप में, न्यायिक शहर के रूप में क्या किया जा रहा है, इसे विकसित किया जा रहा है, न्यायिक शहर के रूप में इसे विकसित किया जा रहा है। ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा, तो अमरावती को आपका न्यायिक शहर के रूप में विकसित किया जा रहा है, या जुडिशियल सिटी के रूप में, जुडिशियल सिटी के रूप में इसे क्या किया जा रहा है, आपका विकसित किया जा रहा है। ये भी साथ में याद रखिएगा। आगे लोग कर लिया, नोट कर लिया, चलेगा। आज कौन नहीं है क्लास में, चलिए चलिए कर दिया आप लोगों ने, हैदराबाद। ठीक है ना, हो गया, याद हो गया, चलेगा। आंध्र प्रदेश, इसकी कैपिटल हैदराबाद कब तक रहेगी, तो ये 15वीं लोकसभा 2014 में बिल आया था, जिसके अनुसार 2 जून, हो गया, नोट हो गया, सब लोगों ने नोट कर दिया। ओके, नोट हो गया ना, चलिए अब देखेंगे हम लोग यहाँ पर, तो इसके सीमावर्ती राज्य, सीमावर्ती राज्य, एक सवाल बच्चा लोकसभा आयोग ने पूछा था, दक्षिण भारतीय राज्यों में वो कौन सा राज्य है जिसकी सीमा सबसे ज्यादा राज्यों के साथ लगती है। एक सवाल लोकसभा आयोग के अंदर काफी पहले पूछा गया था, मुझे याद है, समझो। देखिएगा, तो सीमावर्ती राज्य यानी किसकी, तो सीमावर्ती राज्य किसके, आंध्र प्रदेश के, आंध्र प्रदेश के सीमावर्ती, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं, ये देख रहे हैं हम लोग, तो चलेगा। एक सीक्वेंस में रखना है, एक तरह से लेना है। तो अगर आप लोग देखोगे, तो सबसे पहले तो हमें कौन सा दिखा, ओडिशा, ओडिशा दिखा। आप गूगल मैप पे जाओगे ना आप, तो आपको छत्तीसगढ़ भी दिख जाएगा, गूगल मैप पे विद्यार्थी आपको छत्तीसगढ़ दिख जाएगा। लेकिन क्या होगा ना, गूगल मैप पे अगर आप जाओगे तो आपको छत्तीसगढ़ दिखता है, ऐसे है ना कंडीशन, ये आंध्र प्रदेश है। ठीक है, ये देखिए ऐसी कंडीशन आपका, अगर आप गूगल मैप पे जाते हो तो दिख जाता है, इधर से ओडिशा आ गया। ठीक है, और ऐसे में है बच्चा आपका, ऐसे है कहानी, ऐसे है कहानी। ठीक है, ऐसे कहानी। अब देखिएगा छत्तीसगढ़, यहाँ रहा छत्तीसगढ़, यहाँ आपका उड़ीसा, और यहाँ पर आपका तेलंगाना, और इधर आपका आंध्र प्रदेश।
तो इधर से ना पहले आप गूगल मैप ने किस आधार पर दिया ये तो नहीं पता, इधर पे क्या हो गया आपका, इधर पे ये तेलंगाना वाला एरिया आ गया, इस कारण से छत्तीसगढ़ से आपको लगा हुआ नहीं दिखेगा, ओडिशा से लगा हुआ है, तेलंगाना से लगा हुआ है, आंध्र प्रदेश से लगा हुआ है, और कई सारी किताबों में दिया भी गया है, ठीक है ना। हाँ मैप पे वही तो कह रहा हूं, मैप में भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन आप ना सर्वे ऑफ इंडिया में देखना, सर्वे ऑफ इंडिया ने जो मैप जारी करा ना आपका लेटेस्ट मैप, कब, जब आपका 31 अक्टूबर 2019 का जो मैप है ना, उसके आधार पर अगर आप देखोगे तो मैंने, क्योंकि इस पर मैंने काफी, क्योंकि मुझे भी पता था छत्तीसगढ़ से करता है, गूगल मैप के आधार पर देखा था, लेकिन फाइनली सर्वे ऑफ इंडिया का, समझो सर्वे ऑफ इंडिया का अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको नहीं दिखेगा लगा हुआ सर्वे ऑफ इंडिया का जो मैप है। चलो एक बार चेक करें, एक बार फिर से, क्योंकि मैंने स्टडी करी है उस पर, इसलिए मैं नहीं तो आंख बंद करके कहा छत्तीसगढ़ के साथ कह देता आपसे। अब इस पे कीवर्ड नहीं आ रहा, कीबोर्ड नहीं आ रहा ना इस पे लिखने के लिए, तो फिर कैसे होगा, चलेगा। तो देखिएगा इस तरह से कहानी है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, आपका मैप में दिखा रहा है आपको, गूगल गूगल मैप पे दिखा रहा है, गूगल मैप पे तो दिखा रहा है, गूगल मैप पे तो दिखा रहा है, चल, लेकिन सर्वे ऑफ इंडिया के मैप को चेक करना, उसमें नहीं है। उड़ीसा, उड़ीसा के बाद हम लोगों ने किसे देखा, तो ये तेलंगाना के साथ भी क्या करता है, आपका सीमा साझा करता है। सर तेलंगाना के बाद किस राज्य से करता है आपका, तो ये तो कर्नाटक से भी लगा हुआ है, समझो कर्नाटक से भी लगा हुआ है, और ये आपका किससे लगा हुआ है, तमिलनाडु से भी लगा हुआ है, तमिलनाडु के साथ भी क्या कर रहा है, आपका सीमा साझा कर रहा है, ठीक है। और इसके अलावा आपका कौन सा आएगा, बंगाल की खाड़ी से, बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ आपका कौन सा, तो ये पूर्वी घाट वाला हिस्सा, पूर्वी घाट तट ना, पूर्वी घाट तट जो आपका लगा हुआ, ठीक है, पूर्वी घाट विद्यार्थी तट आपका लगा हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां से, कि सर हमें और क्या क्या चीजें आंध्र प्रदेश में याद रखनी है। समझो हमें जो इंपॉर्टेंट चीजें विद्यार्थी आपका जो आंध्र प्रदेश से हमें याद रखनी है, वो क्या क्या आएगा आपका। सर आंध्र प्रदेश में हमें जो देखने को मिलता है आपका, तो विशाखापट्टनम के बारे में आप लोगों ने जाना है, विशाखापट्टनम के बारे में, विशाखापट्टनम कहां पर है, थोड़ा सा लिख लेते हैं, अभी चर्चा का विषय है आपका विशाखापट्टनम। आपको ठीक इस एरिया में आपको विशाखापट्टनम देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, विशाखापट्टनम, ये आपका इस एरिया में विशाखापट्टनम क्या है, जगह हमारे कहां पर, आंध्र प्रदेश के अंदर विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम, चलिए विशाखापट्टनम ये हमारे आंध्र प्रदेश के अंदर है, और विशाखापट्टनम में क्यों आपका चर्चा में है, तो किससे लगा हुआ विद्यार्थी आपका, पूर्वी घाट से, पूर्वी घाट, पूर्वी घाट यानी कि आपका उत्तरी सरकार तट से, उत्तरी विद्यार्थियों सरकार कहेंगे या सरक्रिक कहा जाता है, सरकार तट, ठीक है ना, उत्तरी सरकार या सरक्रिक तट आपका आएगा। और ये कहां पर हमारे, तो आंध्र प्रदेश के अंदर, ये हमारा कहां पर है, आंध्र प्रदेश में देखने को मिल जाएगा, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। सर आंध्र प्रदेश में है तो हमें इसके बारे में और कुछ चीजें पता है, तो यहां नोट करके लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा, भारतीय रेलवे, भारतीय रेलवे, भारतीय रेलवे के नवीनतम जोन, भारतीय रेलवे के नवीनतम जोन, भारतीय रेलवे का नवीनतम जोन कौन सा है, सबसे जो नया जोन है, ठीक है, भारतीय रेलवे का जो नवीनतम जोन है वो क्या है, दक्षिण तटीय रेलवे, दक्षिण तटीय, दक्षिण तटीय रेलवे, यानी कि दक्षिण तटीय रेलवे कौन सा जोन है आपका, तो ये 18वां जोन, 18वां जोन, और इसका क्या है मुख्यालय,
इसका मुख्यालय कहां पर आपका, तो विशाखापट्टनम के अंदर है। इसका मुख्यालय कहां पर है, तो विशाखापट्टनम, ठीक है ना, विशाखापट्टनम के अंदर इसका मुख्यालय देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना, विशाखापट्टनम में इसका मुख्यालय है। आए समझ में, चल लिख लिया विशाखापट्टनम के बारे में। रेलवे का जो सबसे नवीनतम जोन है आपका 18वां जोन, इसका मुख्यालय यहाँ पर। रेलवे का सबसे नवीनतम जोन है, इसे क्या कहते हैं, साउथर्न कोस्ट रेलवे भी कहते हैं। देखिए दक्षिण तटीय रेलवे यानी कि साउथर्न कोस्ट रेलवे, जो कोस्टल रेलवे, दक्षिण तटीय रेलवे विशाखापट्टनम हो गया, लिख लिया। जैसे डन लिख लेते तो बता दीजिएगा है। हो गया, डन हो गया ना, चलेगा। ये हो गया हमारा विशाखापट्टनम। उसके बाद यहीं पर हमें क्या दिखता है आपका, राजमुंद्री। राजमुंद्री जो हाल के एग्जाम में पूछा गया आपका, राजमुंद्री के बारे में। राजमुंद्री, तो राजमुंद्री क्या है, राजमुंद्री, ये राजमुंद्री हमारे आंध्र प्रदेश में है। सबसे पहले तो हमें इसके बारे में क्या पता होना चाहिए कि कहां पर आपका, ये भी आंध्र प्रदेश में, ठीक है, राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में हमारा। यह किस लिए प्रसिद्ध है आपका, तो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान संस्थान यहीं पर स्थित है। केंद्र तंबाकू, राजमुंद्री के अंदर केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान स्थित है, ठीक है। नोट करके लिखेगा, नोट करके क्या लिखना है, भारत में, भारत में तंबाकू लाने वाला, यानी जो इंट्रोड्यूस कराया गया था, लाने वाला जो देश है विद्यार्थियों कौन है, भारत में जो तंबाकू का परिचय कराया था, लाने वाला देश या जिसने परिचय कराया था, समझो, लाने वाला देश या आप लोग कह सकते हैं परिचय, परिचय कराने वाला, ठीक है। ये किसने कराया था आपका, तो ये कराया गया था किसके द्वारा, पुर्तगाल के द्वारा, पुर्तगाल द्वारा, ठीक है ना, पुर्तगाल द्वारा, चलेगा। एक ये हो गया तंबाकू से संबंधित। अब देखिए पुर्तगाली लोग थे और इन्होंने लगभग, मुझे ध्यान है कि 1515 ईस्वी में, 1500 विद्यार्थियों 15 ईस्वी के आसपास क्या करा था, जब बीजापुर पर, देखिएगा बीजापुर पर इन्होंने क्या कर लिया, बीजापुर को विजिट कर लिया था, यानी कि जिसे वर्तमान हम लोग क्या कहते हैं, वो गोवा बीजापुर के शासकों के पास था, गोवा गया था, बीजापुर के शासकों से इन्होंने जीत लिया, किसने, पुर्तगालियों ने। कब, 1510 ईस्वी में। उस समय पर बीजापुर का जो मतलब उस समय पर बीजापुर के शासकों के पास गोवा था। ये क्वेश्चन भी आपका कई बार पूछा जाता है, ठीक है ना। हाँ, आज यूकेएसएससी फिनाले होगा, बिल्कुल बिल्कुल, यूकेएसएससी फाइनल करेगा, क्या करेगा, अच्छा फाइनल करेगा, मुझे लगा कि आज यूकेएसएससी का फिनाले होने वाला है 31 का चलेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछा गया आपका। उसके साथ साथ आपको करंट में क्या ध्यान देना है, करंट में आपको ध्यान देना है कि तंबाकू पर, देखिए तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य कौन सा है, ठीक है ना। तंबाकू पर विद्यार्थी, यानी कि पहले भारत के अंदर पहला जो तंबाकू मुक्त आपका एक जिला घोषित किया गया, वो कहां का है, नागालैंड का। तो इसे नोट करके, जब तंबाकू की बात आ गई तो ये करंट का विषय है विद्यार्थियों। भारत का पहला, भारत का विद्यार्थियों, भारत का पहला
तंबाकू मुक्त, तंबाकू मुक्त विद्यार्थियों क्षेत्र, ठीक है, कहां पर है? तो ये हमारे नागालैंड के अंदर। कहां पर आपका? तो ये है आपका नागालैंड, ठीक है ना, नागालैंड में। समझो, ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य कौन सा है? कौन सा? ई सिगरेट, ई जो विद्यार्थी जो आपका सिगरेट है ना, ऑनलाइन सिगरेट पर, ऑनलाइन सिगरेट बिक्री पर आप लोग क्या कह सकते हैं? ऑनलाइन, आपका ऑनलाइन सिगरेट बिक्री पर विद्यार्थी, ठीक है ना। ऑनलाइन सिगरेट बिक्री, इस पर प्रतिबंध लगाने वाला, प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य, प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य, प्रथम राज्य तो कौन सा है आपका? राजस्थान, यह आएगा आपका राजस्थान, ठीक है ना, ये हो गया राजस्थान। और उसके साथ साथ खुले में तंबाकू को ना बेचा जाए विद्यार्थी, खुले में तंबाकू बेचने पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य आएगा हमारा महाराष्ट्र, दूसरा आएगा आपका पंजाब, ठीक है। इसके साथ साथ ये भी आप लोग यहाँ पर नोट करके लिख लीजिएगा। आप यहाँ लिखिएगा, मेरे पास स्पेस यहाँ है तो मैं इसलिए लिख रहा हूँ यहाँ पे, आप अपना देखिएगा, नोट करके लिखिएगा। खुले में तंबाकू बेचने पर, बेचने पर प्रतिबंध लगाने वाला राज्य, लगाने वाला राज्य कौन सा आएगा आपका? तो ये आएगा आपका कौन सा विद्यार्थियों? तो आएगा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र पहला है। और दूसरा कौन सा आपका? पंजाब, दूसरा आएगा आपका पंजाब, ठीक है ना। ये उड़ता पंजाब, देखिए ना, उड़ता पंजाब, समझो, तो ये आएगा आपका। चलिए, हो गया, नोट कर लिया आपने। राजमुंद्री भी देख लिया हम लोगों ने, है ना। आगे बढ़े, आगे चले बच्चे, हम लोग आगे बढ़े। डन, बहुत बढ़िया, डन हो गया ना। आगे देखेगा, अब हमें यहां पर एक जगह दिखती है, कौन सा? यनाम, दिखती है यनाम, यनाम, यनाम। सर यनाम के बारे में क्या क्या जानते हैं? सर यनाम के बारे में क्या क्या जानते हैं हम लोग? तो यनाम, ठीक है, यनाम, सर यनाम को हम जानते हैं ये पुदुचेरी का हिस्सा है, पुदुचेरी विद्यार्थी, ठीक है ना, पुदुचेरी यानी कि ये पुदुचेरी का पार्ट है, पुदुचेरी, ठीक है। अगर पुदुचेरी का हिस्सा है तो ये कहां पर आता है आपका? आंध्र प्रदेश से लगा हुआ है। किससे लगा हुआ है? आंध्र प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से लगा हुआ है, ठीक है। और यनाम कौन सी नदी के किनारे है? तो देखिए विद्यार्थियों, यह क्षेत्र आपका गोदावरी नदी के किनारे, गोदावरी नदी के किनारे, गोदावरी नदी के किनारे। अब आपको ये समझ में नहीं आया होगा कि सर आपने यनाम को बताया और पुदुचेरी का हिस्सा बता रहे, तो ये जो यनाम है, चाहे माहे है, चाहे कराईकल है और पुदुचेरी है, तो ये पुदुचेरी एक जगह पर नहीं है। आप आंध्र प्रदेश के अंदर जब यनाम पार्ट में जाते हो ना, तो आप ये नहीं कहोगे कि मैं आंध्र प्रदेश में। आप आंध्र प्रदेश के अंदर जब पहुंचते हो तो विद्यार्थियों, अब जब आप लोग कहां जाओगे, तो यनाम वाले हिस्से में जब पहुंचते हो, आप कहां पर पहुंचते हो? यनाम में, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे कि मैं कहां पर हूं? तो मैं पुदुचेरी के अंदर, वही पांडुचेरी था जिसका नाम पहले, अब पुदुचेरी हो गया। तो यनाम के अंदर आप क्या कहोगे कि मैं कहां पर हूं?
पुदुचेरी में। जब आप कहा जाते हो केरल के अंदर माहे में जाते हो, तब आप क्या कहोगे कि सर मैं तो कहां पर हूं आपका, समझो, तब आप लोग क्या कहोगे विद्यार्थियों कि सर मैं तो माहे यानी कि आप पुदुचेरी के अंदर हो, ठीक है। वही कराईकल, मैं बता यही लिखा देता हूं आपको, क्लियर हो जाएगा। कहां पर गया हमारा, यनाम है ना, ठीक है, यनाम। इसके अलावा नोट करके लिखेगा, नोट करके, वैसे केरल में भी लिखा दूंगा आपको, नोट करके, ठीक है। आपने लिखा जैसे पुदुचेरी का हिस्सा, पुदुचेरी का विद्यार्थी जो हिस्सा है ना, पुदुचेरी के भाग कहां कहां पर है, तो पुदुचेरी का कौन सा भाग कहां पर है, उस पर भी हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं। चल, आपका सबसे पहले माहे, माहे, उसके बाद कौन सा आएगा आपका कराईकल, कराईकल हो गया। उसके बाद कौन सा आता है विद्यार्थी आपका यनाम। तो ये अलग अलग जगहों पर है, ये क्या आपका अलग अलग जगहों पर है। माहे कहां पर हो गया आपका, तो ये केरल क्षेत्र में आता है, केरल मैप के अंदर आपको केरल में। कराईकल कहां पर है, तो ये तमिलनाडु के अंदर है, ठीक है ना। और यनाम कहां पर विद्यार्थी हमारा, तो यनाम दिखेगा आपको, अभी मैंने बताया था ना, ये आंध्र प्रदेश क्षेत्र में है, आंध्र प्रदेश के मैप के अंदर है, लेकिन हिस्सा किसका है ये आपका, तो ये है विद्यार्थियों हमारा पुदुचेरी का हिस्सा है, ठीक है। ये पूछा भी जाता है आपका, पूछा जाता है, पता है ना हमको, पहले से जानते थे ना इसके बारे में, जानते थे हम लोग इतना, ये तो पता ही हमें। हो गया, नोट कर लिया। चलिए थोड़ा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, आज बच्चे मेरे पाँव में दर्द कर रहा है। चलिए, कल नोट कर लिया आप लोगों ने, हो गया, नोट हो गया। आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े। हाँ, तो माहे लिखा है ना मैंने केरल में, माहे केरल का हिस्सा नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं, एग्जाम्पल के लिए ध्यान दीजिएगा, मैं समझा देता हूं आपको थोड़ा सा। ये क्या है विद्यार्थियों, आप, ये केरल है, एग्जाम्पल के लिए क्या है आपका, ये केरला है। गए आप लोग केरल गया, ठीक है, पूरा का पूरा केरल है, ठीक है। अब इस केरल के अंदर हम लोग कहां पर गए, एक हिस्सा हमें दिखता है आपका विद्यार्थी, आपका कौन सा, ठीक है ना, आपको इसमें से कुछ हिस्सा ये आपका अलग सा दिख रहा है, ठीक, कहां पर, बंगाल की खाड़ी, सॉरी किस पर आपका मालाबार तट से लगा हुआ ये हिस्सा जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये हिस्सा, तो ये केरल से लगा हुआ है। ये क्या देखिए केरल से लगा हुआ है ना, ये केरल से लगा हुआ है। तो देखिए ये है पूरा का पूरा आपका क्या, केरला, ये पूरा का पूरा क्या है आपका केरल राज्य, ये केरल राज्य है, ये केरल है। लेकिन इस केरल से लगा हुआ जो ये माहे है ना, ये माहे, अब जैसे इस क्षेत्र में जाओगे आप लोग, तो आप क्या कहोगे कि सर ये देखिए, जब आप इस क्षेत्र में जाओगे ना, कौन सा, ये माहे वाले क्षेत्र में, ठीक है, ये माहे वाले क्षेत्र में जाओगे तो ये पुदुचेरी का पार्ट है, ये पुदुचेरी का पार्ट है, केरल तो ये है। अब ये पूछा भी जाता है कि जो आपका माहे हिस्सा है, वो पुदुचेरी का जो माहे हिस्सा है वो कौन से राज्य से लगा हुआ है, तो वो केरल से लगा हुआ है। इसी तरह से आपको क्या दिखेगा, तमिलनाडु, इसी तरह से विद्यार्थी आपको क्या, तमिलनाडु, तो तमिलनाडु के भी ठीक इधर का बंगाल की खाड़ी क्षेत्र से लगा हुआ आपका क्या आता है, कराईकल और पुदुचेरी, समझो, तो वो किसका, वो भी पुदुचेरी का हिस्सा, यानी कि ये तीन अलग अलग जगहों पर है। एग्जाम्पल के लिए कि आप उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में गए और चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको एक क्षेत्र किसका मिल गया, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट का मिल गया। इस तरह का समझो कि आप जैसे चमोली डिस्ट्रिक्ट के कर्णप्रयाग गोपेश्वर के रूट पर गए और वहां पर कह रहे कि नहीं ये तो बागेश्वर का स्थान है, ऐसा आपने अब तक सुना नहीं होगा, लेकिन ऐसा है पुदुचेरी के मामले में, समझो, पुदुचेरी के मामले में, क्योंकि ये ब्रिटिश यूरोपियन काल से है, यूरोपियन काल से विद्यार्थियों ये आपका आ रहा है, ठीक है। यूरोपियन, जब भारत में यूरोपियन आगमन हुआ था ना, तो उसके समय से फ्रांसीसी आए, डच आए, पुर्तगाली आए, ठीक है, इस कारण से ऐसा हुआ है कि जहां जहां पर जिसका आधिपत्य रहा, तो एक जगह पे तो था नहीं, अंग्रेजों ने अपने, देखिए जहां अंग्रेज जीत नहीं पाए जिस क्षेत्र को, अब गोवा पर पुर्तगाली बैठे हुए थे, 1961 में पुर्तगाली वापस गए गोवा से, ठीक है, तो यूरोपियन और जगहों पर भी बैठे हुए थे, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये वजह है यूरोपियन के कारण ऐसा हुआ था। चलिए, ये हो गया हमारा। अब चलते हैं हम लोग किसके बारे में, यहां पर आपको नागार्जुन,
नागार्जुन, ठीक है, नागार्जुन विद्यार्थी आपका क्या है, बाघ अभयारण्य, नागार्जुन बाघ अभयारण्य, टाइगर रिजर्व, नागार्जुन बाघ अभयारण्य। शायद इसके बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा भी था, नागार्जुन बाघ अभयारण्य के बारे में, ठीक है। नागार्जुन क्या आपका टाइगर रिजर्व है, बाघ अभयारण्य, ये कहां पर है, इसे विद्यार्थी हम किस नाम से जानते हैं, तो श्री सेलम के नाम से भी जानते हैं, श्री सेलम के नाम से भी आप लोग इसे जानते हैं, श्री सेलम टाइगर रिजर्व के नाम से भी आप लोग इसे जानते हैं, श्री सेलम टाइगर रिजर्व। इसमें नोट करके लिखेंगे, नोट करके क्या लिखेंगे, वर्तमान में, वर्तमान में, वर्तमान में भारत का, वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, यानी किसके अकॉर्डिंग, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य, सबसे बड़ा क्या आपका बाघ अभयारण्य यानी टाइगर रिजर्व, बाघ अभयारण्य, ठीक है ना, ये सबसे बड़ा क्या आपका बाघ अभयारण्य, ठीक है, कौन सा, ये एरिया के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, एरिया के अकॉर्डिंग। अब देखिएगा एरिया के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा ये है, तो सबसे छोटा कौन सा है, पैच है आपका, ठीक है। भारत में टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है, नोट करके लिखिएगा, वर्तमान में, वर्तमान में क्या आपके बाघों की अगर बात करेंगे, ठीक है ना, वर्तमान में बाघ अभयारण्य कितने हैं, वर्तमान में विद्यार्थियों आपके क्या है, बाघ अभयारण्य, अभयारण्य कितने आपके 53 है, 53 है, ठीक है ना, 53 है। अब देखिएगा 53 आपके जो हैं उनमें से अगर बात की जाएगी तो प्रथम कौन है हमारा, प्रथम बाघ अभयारण्य कौन सा था, तो प्रथम था आपका जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट प्रथम था, जिसे 1973 में टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था। उत्तराखंड के 2 डिस्ट्रिक्टों में फैला हुआ है, समझो, ध्यान रखिएगा। हाँ, सबसे गहरा बंदरगाह भी विशाखापट्टनम है जी, बिल्कुल बच्चा, ठीक है ना। देखिएगा प्रथम आपका जिम कॉर्बेट था, 1973 में इसे क्या किया गया, आपका जिम कॉर्बेट को घोषित किया गया था, ठीक है। और वर्तमान में देखिएगा, और 53वां यानी कि नवीनतम, नवीनतम जो कि आपका नवीनतम, अगर मैं 52 की बात करूं तो 52वां कौन है, और 50 विद्यार्थियों थर्डवां कौन है, ये दोनों आपका, ठीक है। ये 52वां जो आपका बना ये 2021 में, और ये 2022 में, ठीक है। 2021 में जो आपका 2021 में बना, इसका नाम क्या था, रामगढ़ विषधारी, रामगढ़ विषधारी राजस्थान में है। और ये बना आपका कौन सा अभी विद्यार्थियों, रानीपुर, रानीपुर हरिद्वार मत करना है, रानीपुर विद्यार्थी कहां पर आपका, यूपी के अंदर है। और रामगढ़ विषधारी कहां पर हमारा, राजस्थान के अंदर है। और एक घोषणा और भी की जा रही है आपके कि गुरु घासीदास को बनाया जाएगा 54वां, जो कहां पर है, छत्तीसगढ़ के अंदर है, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। तो भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर के तहत, ये प्रोजेक्ट टाइगर योजना के तहत ये घोषित की गई, ये भी आप जानिएगा विद्यार्थियों, ये प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट आपका क्या है, टाइगर के अनुसार, प्रोजेक्ट टाइगर के अनुसार है, ठीक है ना, के अनुसार इसे क्या किया गया आपका, ये आपको देख समझ 1973 में आया था, रानीपुर यूपी में, ठीक है। रामगढ़ विषधारी कहां पर आपका, राजस्थान के अंदर है। रामगढ़ विषधारी अच्छे से दिख नहीं रहा है, चलेगा। रामगढ़ विषधारी कहां पर हमारा, तो रामगढ़ विद्यार्थी आपका क्या है, इसका नाम विषधारी, रामगढ़ विषधारी, चलेगा, रामगढ़ विषधारी आपका। कल आपकी काफी ज्यादा क्लास हुई ना, सुबह से आपका काफी ज्यादा क्लास हो गई थी, मैंने लंबी क्लासेस ले ली, फिर आपका शाम 10 बजे से क्लास हुई। दिक्कत तो नहीं आ रही ज्यादा लंबी क्लासों में,
क्योंकि हमारे बच्चों को थोड़ा आदत कम है ना, मतलब ऑनलाइन इतने ज्यादा क्लास लेने का। और अचानक से 3 घंटे में, मतलब 2 ढाई घंटे मैंने भी ली, फिर दीप सर ने भी शायद 3 घंटे क्लास ली, फिर हिंदी की क्लास भी हुई आपकी लंबी क्लास, फिर शाम को मैंने यूट्यूब पर क्लास ले ली। ठीक है, आज मैं क्लास छोटी करूंगा क्योंकि शाम को मैंने आपकी मैराथन क्लास लेनी है करंट अफेयर की, तो इसको थोड़ी छोटी कर लूंगा। ठीक है, इसको छोटी कर लूंगा। आंध्र प्रदेश को समाप्त करके फिर मैं थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में चर्चा करूंगा, और उसके बाद फिर आगे हम लोग शाम को मिलेंगे। चलिए, हो गया, नोट कर लिया हमने। और अगर आप लोग यहाँ पर नोट लिख करके लिखना चाहते हो तो नागार्जुन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, नागार्जुन बांध भी यहीं पर आपका, समझो जो किस पर आपका, तो ये कृष्णा नदी पर है। नोट करके लिख लीजिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा। देखिएगा विद्यार्थियों, नागार्जुन, नागार्जुन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ठीक है ना, नागार्जुन विद्यार्थियों हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, यानी कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट मतलब आपका बांध। ये कहां पर हमारे, तो वर्तमान आंध्र प्रदेश के अंदर आएगा। वर्तमान में किस पर, कहां पर है आपका, तो ये आंध्र प्रदेश में ही है। ठीक है, और आंध्र प्रदेश में आपको कौन सी नदी पर देखने को मिलेगा, तो ये कृष्णा नदी पर है, कृष्णा नदी पर। ठीक, कृष्णा नदी पर हमें देखने को मिल जाएगा कौन सा आपका, तो नागार्जुन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, नागार्जुन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, चल, नागार्जुन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आपका एक कृष्णा नदी पर है। हाँ, अलमाटी बांध आपका ये तो कर्नाटक के अंदर आएगा, वो भी कृष्णा नदी पर है, लेकिन अलमाटी कर्नाटक में बचा। अंकुर सैनी बच्चा कह रहे कि सर ऐसे पढ़ाते रहेगा। हाँ हाँ, ऐसे पढ़ा रहा हूँ बच्चा आपका, पटवारी का पेपर है ना, हाँ वही कह रहा हूँ। अलमाटी परियोजना बच्चा आपको कर्नाटक में आता है, अलमाटी भी कृष्णा पर है लेकिन वो कर्नाटक में, वो कर्नाटक के अंदर आता है, अलमाटी आपका वहां आता है। ठीक है, चल, चलेगा, ठीक। तो यहाँ पर विद्यार्थियों आंध्र प्रदेश के अंदर जब जाओगे तो लोक नृत्य भी तो देखना हमें आंध्र प्रदेश में। लोक नृत्य कौन कौन से आपके, हेडिंग डाल दीजिएगा, लोक नृत्य, लोक नृत्य हो गए आपके, यानी कि त्योहार। ठीक है, त्योहार या उत्सव जो हमें देखने को मिलेंगे, त्योहार या उत्सव इस राज्य में जो देखने को मिलेंगे आपको, कौन कौन से देखने को मिलेंगे, तो सबसे पहले कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी आएगा आपका, कुचिपुड़ी। उसके बाद कौन सा आएगा आपका, कुंभी, कुचिपुड़ी, कुंभी और माधुरी, कुचिपुड़ी, कुंभी और माधुरी। ठीक है ना, ये आपको देखने को मिल जाएगा कहां पर, समझो, ये देखिएगा। ठीक है, रामगढ़ विषधारी वगैरह बताया मैंने आपको, कुचिपुड़ी, कुंभी और माधुरी। हो गया सूरज बचा, सूरज हो गया सूरज बचा। चलिए, चलेगा। ओके, नोट कर लिया ना। वर्तमान में आपने नेशनल, अगर नेशनल पार्क देखेगा, यहाँ पर एक और लिख लीजिए, पापी कोंडा भी आता है, पापी कोंडा नेशनल पार्क या पाल कोंडा नेशनल पार्क लिख लीजिएगा। यहाँ पर यही ऐड कर दीजिएगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, यहीं पर आपका, चलो राष्ट्रीय उद्यान के लिए अलग से हम बना देंगे, राष्ट्रीय उद्यान लिखना था नाम ने, राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर हमें नेशनल पार्क कौन कौन सा देखने को मिलेगा, नेशनल पार्क, नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क,
नेशनल पार्क कौन कौन सा देखने को मिलेगा राष्ट्रीय उद्यान? तो आपको नागार्जुन, नागार्जुन जो आपका, जिसे हम लोग क्या कह रहे थे, श्री सेलम कहते हैं ना, श्री सेलम। और उसके बाद आपका पालकोंडा, पालकोंडा, ठीक है ना, चलेगा, पालकोंडा आएगा, या पापीकोंडा जो आपका नेशनल पार्क है, पापीकोंडा वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, आपका वन्य जीव अभ्यारण्य यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आशीष बच्चे पॉलिटी का बिल्कुल टाइम, अभी बस मैं इसको खत्म कर रहा हूँ, थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा हूँ आज ओवरव्यू थोड़ा सा आप लोगों के साथ कि आपने कितना कुछ चीजें पढ़ी हुई है। और पॉलिटी का टाइम दूंगा आपको, अभी टाइम पूरा टाइम दूंगा, पूरे दिन भर में तो आपकी क्लासेस होती है, अब अलग सा टाइम देना पड़ेगा मुझे आप लोगों के लिए। शाम को देख लेंगे, शाम को देख लेंगे, फिर जब आपका समय फ्री हो जाता है तब बता दीजिएगा। एक तो दिन भर में स्टूडियो भी फ्री नहीं होता, नहीं तो मैं क्लास ले लेता आप लोगों की। चलेगा, पहले इसको देख लेते हैं आपका। तो ये हो गया हमारा आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश के अंदर आप लोगों ने बहुत कुछ चीजें पढ़ ली है आंध्र प्रदेश के बारे में। हो गया, हो गया, नोट हो गया बच्चा, आपका नोट हो गया, सभी लोगों का नोट हो गया ना। चलेगा, तो आज हम लोग यहीं तक देखते हैं, या तमिलनाडु को भी आज ही समाप्त कर दें? तमिलनाडु को भी आज ही समाप्त कर दें। ये तो हमारा आंध्र प्रदेश है, ठीक है। क्योंकि इतना चीजें याद करने में, तमिलनाडु को हम लोग कल की क्लास में देखेंगे, कल की क्लास में तमिलनाडु देख लेंगे। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। तमिलनाडु भी आज ही कर लें? है जी सर, नहीं दिया, मैं थोड़ा सा क्या करना चाह रहा था, मैं आपको थोड़ा पॉलिटी के बारे में बताना चाह रहा था, क्योंकि उसमें भी हमें कम से कम 30-35 मिनट उस पर भी लग जाएगा, थोड़ा ब्रेक मिलेगा, फिर आप अच्छा अभी तो 8 बज रही ना, फिर 9 आपकी फिर क्लास भी तो होती है आप लोगों की। हाँ चलेगा, तो आज के लिए इतना काफी है, और थोड़ा सा हम लोग पॉलिटी के बारे में चर्चा करेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या पढ़ना होता है, कैसे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, इस पर चर्चा करेंगे हम लोग। चलिए आज के लिए अभी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हाँ, आज के लिए देखिए, अब आप लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है या नहीं पढ़ा हुआ? क्वेश्चन मैंने सोचा था क्वेश्चन लगाने की, आपने अपने एंड से थोड़ा बहुत पढ़ा है? चलो अपने आप से अपने जितना ही पढ़ा होगा, मेरे एंड से मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग शून्य हैं, ठीक है, शून्य हैं। सबसे पहली बात तो हम लोगों को राज व्यवस्था यानी कि आपका संविधान जैसा हमने एक शब्द सुना है। क्या सुना है विद्यार्थियों? संविधान, ध्यान दीजिएगा, है संविधान जैसा हमने एक शब्द सुना है। और संविधान की अगर बात करेंगे हम लोग, तो संविधान क्या होता है? अब किसी देश को चलाने के लिए क्या होनी चाहिए? एक व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा देखिए, ऐसे एक जो व्यवस्था होनी चाहिए किसके लिए? देश को चलाने के लिए। हमारे घर में हम लोग घर परिवार के लिए, जैसे हमारे माता पिता होते हैं, समझो, या हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, तो उनके अनुसार क्या चलता है, बिल्कुल जैसे देखो हर घर में अलग अलग रहता है। कहीं पर 8 बजे आपका खाना बन जाता है, और कहीं पर देखिएगा आपका क्या रहता है कि 7 बजे खाना हो जाता है। कहीं पर रात्रि में भात चावल बन रहा है, तो कहीं पर आपका रोटी बन रही। अब जैसे हम लोग रूम पे आ जाते हैं, तो हमारा संविधान अपने अनुसार है कि जब मर्जी आए खा लिया। कभी कभी पढ़ते पढ़ते 1 बज जाते, सोचते कल सुबह खा लेंगे, समझो। तो हमारा कुछ अलग अपने नियम है, अपने अनुसार बनाए हुए। तो देखिएगा, किसी भी देश को चलाने के लिए आपने संविधान जैसे शब्द को सुना। अब ये संविधान जैसे शब्द को जो आपने सुना, तो हमने ध्यान देना है कि इसकी शुरुआत हुई कब से। क्या हम लोगों ने वैदिक काल में, आज सिर्फ सुनना है आपको, देखिए अभी सिर्फ सुनना है, ठीक है ना, आप लोगों को विद्यार्थियों सिर्फ सुनना है, नोट नहीं करना है आज के लिए। इसकी शुरुआत भारत में हुई कहां से? क्या वैदिक एज में हुई? क्या मुगल काल में हुई? क्या विद्यार्थियों यूरोपियन काल में हुई? तो हम अपने संविधान की नींव कहां से देखते हैं? समझ जाओ हम लोग क्या कर रहे हैं, जिस कॉन्स्टिट्यूशन की हम लोग बात कर रहे हैं, ये जो संविधान है ना आपका, ये बना कहां से और कैसे बना,
तो हम थोड़ा सा इसके खोजबीन पर चलते हैं। जब हम संविधान को पढ़ेंगे तो हमारा पहला टॉपिक यही रहेगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान का इतिहास। पहला टॉपिक क्या होता है हमारा? भारतीय संविधान का इतिहास। लिखना कुछ नहीं है, भारतीय संविधान का इतिहास लिखाने की बात कल होगी जब मैं आपका क्लास लूंगा। सिर्फ मैं अभी आपको समझाना चाह रहा हूं कि मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो इस तरह से, किताब में नहीं मिलेगा, मैं किसी किताब को बच्चा फॉलो नहीं करता, ज्यादा अपने अनुसार पढ़ाता हूं। ठीक है, भारतीय संविधान का इतिहास, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो बना कहां से, वो कानून बनने शुरू हुए कहां से। हम लोग गांव में विद्यार्थी, कई बार अलग अलग गांव में आप शादी में जाते हो तो वहां पर अलग अलग नियम होते हैं। अब तो नहीं होता, अब तो एक समान होता है, लेकिन कहीं कहते कि आप लाइन में बैठकर खाना खाओगे। आप अगर लाइन में बैठ के खाना खा रहे हैं, अगर पंडित जी ने खाना बांट दिया तो आप तब तक नहीं उठोगे जब तक पूरे एक साथ में नहीं उठे। आप लाइन क्रॉस नहीं कर सकते हो, दूसरा पानी नहीं दे सकता है। तो अलग अलग नियम है ना हर जगह पर, तो नियम बने हुए हैं ना, समझो। तो ये सारी चीजें जो वैदिक काल से आई, ये आपका जो भारतीय संविधान हम लोग आज कह रहे हैं कि एक समय पर एक जैसा कानून है, उसी के अनुसार सबको क्या हो जाएगी, सजा दी जाएगी। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि देखिएगा कहीं पर 10 बजे गाना बंद करने की बात की गई और कहीं पर आपका 10:30 बजे की बात की गई। अगर नियम है तो सबको एक जैसा है। ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप लोग टैक्स कोई ज्यादा दे रहा कोई कम दे रहा, ऐसा कुछ नहीं। सबके लिए एक समान, यानी व्यवस्था जो बनाई गई, समझो, आप पूरे कंट्री को चलाने के लिए इक्वालिटी, नहीं तो वायलेंस नहीं हो जाएगा। वायलेंस नहीं हो जाएगा कि आपका कि चमोली गढ़वाल में अलग है और देहरादून में अलग है। तो याद रखिएगा, तो संविधान का इतिहास ये बना कहां से हमारा, तो सबसे पहले हमें जो संविधान जो बना हमारा उसका इतिहास क्या रहा, किसके टाइम पे हम पढ़ते हैं। तो इतिहास को विद्यार्थियों हम लोग कब पढ़ते हैं, देखिएगा 1757 के युद्ध से लेकर 1900 कब तक विद्यार्थी आपका 47 तक, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तक हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। ना तो हम लोग मुगल काल को देखते हैं, ना ही विद्यार्थियों हम लोग क्या आपका किसको देखते हैं, अपने वैदिक एज को देखते हैं। हम पढ़ते हैं किसे, जब भारत में यूरोपियन लोगों का आगमन हुआ, यानी कि भारत में क्या है थी आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना तो 1600 में हो गई थी। उनके लोगों के लिए जो वहां से नियम बन के आ रहे थे, कहीं ना कहीं भारतीयों पर भी तो उसका प्रभाव देखने को मिला, समझो, भारतीयों के लिए भी उसका प्रभाव देखने को मिला। तो याद रखना, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो यानी कि यूरोपियन आगमन जो भारत में हुआ उसको हम लोग देखते हैं। तो ईस्ट हमारा जो संवैधानिक इतिहास शुरू होगा वो होगा कहां से, ईस्ट इंडिया कंपनी को हम लोग क्या मानेंगे, माध्यम मानेंगे। ठीक है, ये जब हम लोग यहां तक पहुंच जाएंगे उसके बाद ये पहला टॉपिक है, ध्यान रखेगा। भारतीय संविधान में पहला टॉपिक कौन से, भारतीय इतिहास से। अभी समझा दूंगा आपको कहां से, 1957 से 47 के बीच में। यहां भी हम लोग एक एक टॉपिक उठाएंगे। ठीक है, जब भारतीय संविधान का इतिहास हम लोग पढ़ रहे होंगे तो दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, दूसरा हम लोग क्या पढ़ते हैं विद्यार्थियों, दूसरा पढ़ते हैं हम लोग किसे, कैबिनेट मिशन को। कैबिनेट मिशन को पढ़ते हैं, ठीक है ना। कैबिनेट मिशन क्या था, इसका नाम कैबिनेट मिशन क्यों पड़ा और इसके तहत भारत में क्या हुआ। ठीक है, यानी कि इसी के अंदर हम लोग संविधान सभा को भी पढ़ लेते हैं, कैबिनेट मिशन, और इसी देखिए संविधान सभा और भारत के संविधान लागू होने तक की कहानी। यानी कि हम लोग यहां पर क्या पढ़ेंगे, 1946 से लेकर कब तक, तो आपका 26 जनवरी 1950 तक की जो घटनाएं हैं वो सारी चीजें आपकी इसी के दायरे के अंदर आ जाएगा आपका, ठीक है ना, इसी दायरे के अंदर। इससे पहले देखिए आप कहेंगे सर हमें क्रिप्स मिशन बताएगा, साइमन कमीशन बताएगा, हमें आप अगस्त प्रस्ताव के बारे में बताएगा, क्या था आपका जो पूर्ण स्वराज था विद्यार्थियों, क्या चीज थी। तो वो क्या है आपका मॉडर्न हिस्ट्री का विषय है, वहां मैं चर्चा नहीं करूंगा कि हमने थोड़ा बहुत पूर्ण, देखो अगर आपका 26 जनवरी 1950 को बता दिया तो स्वराज के बारे में बता दूंगा, समझो, स्वराज के बारे में लिखा दूंगा। लेकिन उन दूसरा टॉपिक क्या रहेगा हमारा, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के साथ साथ हम लोग संविधान सभा को और संविधान को लागू कर देंगे। अब देखिएगा 26 जनवरी को जब आप, लेकिन कड़ी दर कड़ी होगी, ऐसा नहीं कि कुछ भी हवा में, अपनी आदत ऐसी नहीं, कड़ी जोड़कर, एक कड़ी को दूसरी कड़ी से जोड़कर। ठीक है, 26 जनवरी को एक किताब छप गई आपकी, 26 जनवरी 1950 को एक किताब छप गई। क्यों छप गई, क्योंकि उस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। यह किताब जो छपी, इस किताब में क्या था विद्यार्थी आपका, भाग, जैसे क्या होते हैं, एक आप लोग जब किताब खरीदते हो ना तो हिंदी में आपके क्या होते हैं, चैप्टर होते हैं।
बस वही चीज सोचेगा कि हमारे पास किताब है और उन किताबों के अंदर क्या दे रखे, अलग अलग चैप्टर दे रखे। तो इसमें उस समय पर कितने भाग थे आपके, 22 भाग थे। अब सब पार्ट को लगाकर वर्तमान में आपके कितने हो गए, 25 हो गए। ठीक है, इसमें क्या है आपका अनुच्छेद है। अब जैसे किसी चैप्टर को पढ़ते तो वो चैप्टर कोई एक ही पेज में खत्म हो जाता है, कोई डेज में होता है, कोई 2 में होता है। तो उसी तरह से प्रत्येक भाग, यानी कि हम लोग जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, पार्ट 1 1 से लेकर 4 तक, पार्ट 2 5 से लेकर आपका 11 तक, पार्ट 3, तो हम लोग एक एक पार्ट को ध्यान देंगे, समझो। पर इसके बाद ये पार्ट किस में दिया गया, तो उस समय पर 395 क्या थे आपके आर्टिकल थे। और कुछ एडिशनल चीजें आपका किसमें शामिल है, अनुसूचियों में शामिल है। और वो कितने आपके उस समय पर 8 थे, वर्तमान में क्या है वो सारी चीजें रहेगी आपकी। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जब हमारा ये देखेगा 26 जनवरी 1950 को ये सारी चीजें हो जाती है। ठीक है, इसमें से कुछ एडिशनल चीजें मुझे आपको लिखानी होती है। एक छोटा सा क्या आएगा आपका टॉपिक आएगा, भारतीय संविधान के विद्यार्थियों क्या आएंगे, यानी कि स्रोत। ये भी तो थोड़ा सा आप लोग लिख लेंगे, स्रोत। बस हमने स्रोत का मतलब आपातकालीन व्यवस्था कहां से ली, वित्तीय आपातकालीन व्यवस्था कहां से ली। वैसे ये टॉपिक आपका होगा तो यही क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग भाग पढ़ेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, तो उसके बाद ये आप लोग लिख लोगे, स्रोत को लिख लिया, कौन कौन सी चीजें हमने कहां से अडॉप्ट कर रखी है। हमने जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन हम लोग कहां से लिए हैं। ठीक है, हम लोगों ने विद्यार्थी आपका मूल अधिकार कहां से लिया है। ठीक है, अब देखेगा ये चीज आपने पढ़ लिया। अब यहां पर सबसे पहले हमने क्या कहा कि इंपॉर्टेंट पार्ट को लिखना है, महत्वपूर्ण भाग। समझो क्या लिखना है विद्यार्थी आपके, स्रोत हो गए। स्रोत के बाद हमने कहा प्रमुख भाग। आपने कहा सर भाग 1 यानी कि पार्ट 1 के अंदर क्या दिया गया है, और पार्ट 1 कौन कौन से आर्टिकल के तहत आता है। तो ये आपका आर्टिकल विद्यार्थियों 1 से लेकर कहां तक है, 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक दिया गया। तो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 1 में क्या है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, आर्टिकल 2 में क्या है। अगर उत्तराखंड राज्य का नाम परिवर्तन हुआ 2007, 1 जनवरी 2007 में, से पहले हम लोग उत्तरांचल में थे और वो आपका उत्तराखंड हुआ, तो ये अधिकार किसके पास है, कौन से अनुच्छेद में दिया गया, किस तरह के अमेंडमेंट के तहत हम लोग किसी राज्य का नाम परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज आपका भाग 1 के अंदर क्या दिया गया, भाग 1 के अंदर क्या दिया गया, भारत राज्यों का संघ होगा, संघ और राज्य क्षेत्र की बात की गई। भाग 1 के अंदर क्या किया गया आपका, संघ और राज्य क्षेत्र की बात की गई। उसी तरह से भाग 2 नागरिकता। भारत में देखेगा आपको जो नागरिकता मिली वो बचपन से मिली, कैसे मिली, जन्म के साथ ही आपको नागरिकता मिली। तो भाग 2 के अंदर, यानी भाग 1 में क्या है, भाग 2 में क्या है, भाग 3 में क्या है, और उस भाग के अंदर कब कब क्या क्या हुआ, वो सारी कहानी आपकी चलेगी। आ रहा समझ में, चलिए। और इसी तरह से हम लोग जैसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल वाला टॉपिक आ जाएगा, इंपॉर्टेंट आपके टर्म्स आ जाएगा कि गुलेटिन क्या होता है, कास्टिंग वोट क्या होता है, समझो। ये जो आपके इंपॉर्टेंट जो फैक्ट रह जाएंगे, और हर पार्ट के अंदर तो सारी चीज आ जाएगी हमारी। ठीक है, पार्ट को देख लेंगे। पार्ट के बाद जो टॉपिक रहेगा हमारा, जैसे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक, वित्त आयोग को, पंचायती राज को, इन सबको भी हम लोग अलग सा थोड़ा इन पर चर्चा करेंगे। लोकायुक्त पर चर्चा करेंगे क्योंकि उसने स्पेशली दे रखा है, उनको हम थोड़ा डेप्थ में जाएंगे। आ रहा समझ में, उनके अंदर हम लोग डेप्थ में जाएंगे। किसमें, जैसे पंचायती राज, जैसे लोकायुक्त, ये क्या होता है, एडवोकेट जनरल, राज्य सूचना आयुक्त, समझो आपके राज्य निर्वाचन आयुक्त, इन पर हम लोग जाएंगे। आर्टिकल 243 के अंदर उसने कह दिया विद्यार्थी आपका, 243 के डी को पूछ लिया था लास्ट टाइम पर एनटी के अंदर कि क्या व्यवस्था दी रखी है इसमें, राज्य वित्त आयोग की व्यवस्था कहां पर है, निर्वाचन आयोग की व्यवस्था कहां पर है। तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। और ये टॉपिक हमारा उस तरह देखिएगा, जब मैं शुरू करूंगा तो आपको बता दूंगा कि मैंने ये टॉपिक कराना है और इस हिसाब से आगे बढ़ाना आपको। ठीक है, थोड़ा सा मैं एक ओवरव्यू आपको बता देता हूं। भारतीय संविधान के इतिहास के अंदर हम लोग कहां से पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, चलेगा। भारतीय संविधान के इतिहास के अंदर शुरुआत होती कहां से। अब आप कहेंगे सर आपने तो हर जगह मैप को ही एक बहाना बना रखा है जी। बच्चे देखे है ना, क्योंकि मैं भी ना, मैं अब ये सोचेगा मैं तो जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री से तो बाहर ही नहीं निकला था, और आज मैं आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रहा हूं। और सारी सबसे बड़ी बात है कि हम लोग औरली चीजों को लेके चलते हैं। ठीक है क्या लाइट की दिक्कत है, बस मैं थोड़ी देर में खत्म कर दूंगा।
ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए भारतीय संविधान का इतिहास की शुरुआत कब से हुई, कैसे हुई? ठीक है, हम सबसे पहले जानते हैं कि एक व्यक्ति जो भारत पहुंचा था, और कहां से पहुंचा था? आपका यूरोपियन कॉन्टिनेंट से होते हुए, यानी पुर्तगाल से भारत पहुंचा। उस व्यक्ति का नाम क्या था? उस व्यक्ति का नाम क्या था विद्यार्थियों? उस व्यक्ति का नाम था, ये पहुंचता है कब? आपका 1498 में भारत पहुंचता है। और कहां पर पहुंचता है आपके? तो ये कालीकट बंदरगाह पर, या कालीकट करके, ठीक है ना, कालीकट बंदरगाह जो मालाबार तट पर है, मालाबार तट पर है। और इस व्यक्ति का नाम क्या था आपका? वास्को डिगामा। वास्को विद्यार्थियों डिगामा। वास्को डिगामा जब भारत पहुंचा तो इस तट पर उसका जो यहां पर विद्यार्थियों से क्या किया गया था? स्वागत किया गया था। वो राजा कौन था? जमोरिन। ठीक है, आप कहेंगे सर इसका भारतीय संविधान से क्या लेना देना, आप तो इतिहास बता रहे हो, लेकिन है। ठीक है, यूरोपियन लोग भारत सबसे पहले आ गए, और ये पुर्तगाली था, कहां पहुंचा? तो ये पहुंच गया विद्यार्थियों आपका कालीकट बंदरगाह पर। ठीक है, उसके बाद की घटना देखेगा। अब पुर्तगाली भारत पहुंचते हैं, यहां पर हमारा क्या है? सबसे पहले इन्होंने क्या कर दिया? 1510 ईस्वी में, 1500 विद्यार्थियों 10 ईस्वी में क्या कर दिया? अपना गोवा, वही गोवा जिस पर क्या था आपका? बीजापुर के शासकों का क्या था? शासन था। इस गोवा को पूर्ण रूप से पुर्तगालियों ने क्या कर दिया? विजिट कर लिया, पुर्तगालियों के द्वारा। और उस समय पर पुर्तगाली गवर्नर कौन था आपका? तो वो था फ्रांसिस्को डी अल्बुर्क। अब जब शुरुआत में फ्रांसीसी कंपनी भारत पहुंची थी, सॉरी फ्रांसीसी कह रहा हूं मैं, पुर्तगाली लोग जब भारत पहुंचे थे तब तो आपका कौन था? अल्मेडा था। लेकिन 1510 ईस्वी में जब गोवा को विजिट किया गया तो उस समय पे कौन था आपका? यानी कि पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्बुर्क था। यह कहानी 1510 में चली गई। अब देखिए होता क्या है, यहां दिल्ली का शासक कौन बैठा हुआ है? अकबर बैठा हुआ। समझो कब की बात है? 1556 से लेकर और कब तक बैठता है? 1605 तक बैठता है। ये इस समय पर दिल्ली का शासक कौन? दिल्ली का शासन कौन संभाल रहा है? अकबर संभाल रहा है। ठीक है, दिल्ली की गद्दी पर अकबर जब बैठा होता है, तो अब धीरे धीरे जब पुर्तगाली भारत के अंदर आ गए तो वो अकेले तो नहीं थे, डच भी आए, डेनिश भी आए, अंग्रेज भी आए। ठीक है, ब्रिटिश जो अंग्रेज, तो उसके बाद आपको पता है कि हमारे तीरथ सिंह रावत ने तो ये भी बताए थे, तीरथ सिंह रावत ही थे ना, मैं भी रावती हूं, उमेश सिंह रावत वैसे उन्होंने बताया था कि अमेरिका ने हम पर 2 साल शासन किया। किया था क्या? क्या था? चलेगा। तो जब देखिएगा दिल्ली में अकबर का शासन था ना, तो उस समय पर होता क्या है कि एक विद्यार्थियों ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है। ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब जानते हो आप लोग? इसे ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों कहा गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों कहा गया था? तो मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चा, ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों कहा गया था। ध्यान दीजिएगा, हम कहां पर हैं? हम रहे यहां पर, हम कहां पर है बच्चे? ये है, हम कहां पर है? यहां पर है। ठीक है, ये रहा इंडिया, ये क्या है हमारा? ये हो गया इंडिया, ये पोर्शन हो गया विद्यार्थियों क्या आपका? आपका ये हो गया इंडिया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया क्या? यूरोप। ये क्या हो गया आपका? यूरोप वाला पोर्शन हो गया। तो देखिएगा हम यूरोप के क्या है? ईस्ट में। हम लोग क्या है विद्यार्थियों? यूरोप के ईस्ट में है। तो इस कारण से तो क्या कहा गया था? इसे ईस्ट इंडिया कंपनी कहा गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी, जब केंद्र में क्या था आपका? जब दिल्ली का शासक कौन था? अकबर था। पहला सवाल यही पूछा जाता है। ठीक है, पहला सवाल विद्यार्थियों यही पूछा जाता है कि देखिए जब दिल्ली में अकबर बैठा हुआ था, तब लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। कब? 1600 में हुई थी। अब इस ईस्ट इंडिया कंपनी का देखिए उस समय पर ये भारत में क्या कर रहे थे? व्यापार के लिए। ये सोचेंगे कि हम लोग अगर कहां पर जा रहे हैं? नेपाल में जा रहे हैं, और हम सब गढ़वाली कुमाऊनी जो लोग हैं विद्यार्थियों, हमने क्या कर दिया? वहां पर जितने भी लोग हमारे व्यापार कर रहे हैं उनकी एक कंपनी बन गई। धीरे 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 वो कंपनी, देखिए अब हो सकता है वहां पर चोरी डकैती भी होती हो, वहां पर लोग चुंगी वगैरह भी मांगते हो, वहां के लोकल लोग परेशान करते हो, तो हमने धीरे धीरे क्या कर दिया? अपने पास लोगों को इकट्ठा भी कर दिया, बाउंसर वगैरह रखना है, हथियार उथियार रखना भी शुरू कर दिया। तो कंपनी अपनी सुरक्षा के लिए, समझो, और एक दिन ऐसा आ गया कि आपने पूरे एरिया ही बना दिया, वहां जमा दिया। तो वही तो कहानी हुई। अंग्रेजों ने जो व्यापार करने की बात की गई थी, तो वो सबसे पहले विद्यार्थी, जैसे अपना कोची। अब कोची को आपका क्वीन ऑफ अरेबिक सी क्यों कहते? इसी कारण तो कहते थे क्योंकि कोची आपका क्या था विद्यार्थियों? कोची
केंद्र था। कोची को क्वीन ऑफ अरेबिक सी यानी कि अरब सागर की रानी क्यों कहते थे? क्योंकि ये यूरोपियन व्यापार का क्या था? केंद्र था। ये वाला एरिया ये यूरोपियन व्यापार का केंद्र हो गया। कैसे? क्योंकि ये लोग विद्यार्थी यहां से होते हुए आपका कहां पहुंचे? आपके मेडागास्कर क्षेत्र में इंडियन ओशन होते हुए अरेबिक सी में पहुंचे और सबसे पहले कहां पहुंचे? कोची। तो देखिए उस समय पर हम लोग कोची को अरब सागर की रानी क्यों कह रहे? क्योंकि वो यूरोपियन व्यापार का केंद्र था। इस कारण से उसे क्वीन ऑफ अरेबिक सी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये व्यापार करते करते कहां चला गया हमारा मैप? देखिएगा ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में भारत पहुंच गई थी। व्यापार करते करते विद्यार्थियों आपका कहां से? पूरा भारत के अंदर लगभग इन क्षेत्रों में पहुंच गए। यहां देखिएगा कहां तक पहुंच गया आपका? तो ये आप जानते हो ना, विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया था। विलियम हॉकिंस विद्यार्थियों 1607 में जहांगीर के दरबार में आया था और उसने सूरत में फैक्ट्री लगाने की बात करी थी। समझ जो सूरत के अंदर, तो यहां केंद्र में का सबसे पहले मुगल दरबार में आने वाला जो क्या था विद्यार्थी? अंग्रेज था। वो कौन था? विलियम हॉकिंस था। और विलियम हॉकिंस ने क्या मांगी थी? परमिशन मांगी थी व्यापार करने की। ठीक है, उसने सिर्फ क्या करी थी कि व्यापार केंद्र के लिए परमिशन मांगी थी। और धीरे धीरे वही सोच लीजिएगा कि आपने अपने दोस्त को कहा कि चल हमारे खेत में, हमारे इधर खेत को बोलते पूरा में, चल भाई तो हमारे खेत में क्या कर ले, कुछ सब्जी सुब्जी उगा ले। और सब्जी उगाते उगाते आपको पता नहीं चला उसने कब बिल्डिंग तैयार कर दी। तो आपको गुस्सा नहीं आएगा? आपने कहा प्रभु कि आप चलो कुछ नहीं, थोड़ा बहुत तंबू तुंबू लगा के रह लेना, कोई बात नहीं, लेकिन उस भाई साहब ने क्या कर दिया? एक अच्छी खासी बिल्डिंग बना दी। ठीक है, तो ये 1600 से जाते जाते धीरे धीरे इन्होंने क्या कर दिए? व्यापार केंद्रों को पक्का करना शुरू कर दिया, किलेबंदी शुरू कर दी। किलेबंदी शुरू कर दी। अब ये किलेबंदी करते 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 यहां वाले शासक तो कमजोर थे, इन्होंने तो प्रभु कुछ नहीं कहा। यहां वाले को गुस्सा आ गया। यहां देखिएगा, यहां इन्होंने ज्यादा कहां पर? इस क्षेत्र में। सर कौन से क्षेत्र में? यहां क्षेत्र में। देखिएगा यहां वाला जो शासक था ना, उसको गुस्सा आ गया, वो चिढ़ गया। देखिएगा इनकी हरकतों से उसे नाराजगी हो गई। किसे नाराजगी हो गई? क्योंकि यहां पर प्रोडक्शन भी अच्छा था और इस क्षेत्र में अंग्रेजों ने, देखिएगा ये कौन सा क्षेत्र आपका? ये था हमारा बंगाल का क्षेत्र। ये कौन सा क्षेत्र है विद्यार्थी? आपका बंगाल वाला क्षेत्र। इस बंगाल के क्षेत्र में 1757 की, अब देखिए वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग जो व्यापार करने के लिए भारत आए थे, उन्होंने पक्के किलेबंदी कर दी। उन्होंने धीरे धीरे विद्यार्थी यहाँ पर अपनी सेना रखना भी प्रारंभ कर दिया। इसकी भनक जैसे किसको लगती है? सिराजुद्दौला को लगती है। 1700 विद्यार्थियों 57 से पहले एक घटना होती है और उसे कहते हैं काल कोठरी की घटना। राजा देखिए वहां बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को क्या आ गया? उनको खतरनाक गुस्सा आ गया जी। ये देखिए मैंने तो तुम्हें कहा था कि हमारे खेत में सब्जी उगाना, और आप चल पड़े कि आपने उस खेत में सब्जी तो उगाई कि नहीं उगाई ये तो नहीं पता, आपने उसकी बाउंड्री कर दी, बड़ा एरिया बना दिया और पक्का घर बना दिया और मुझे इसके बारे में बताया नहीं। सिराजुद्दौला हो गया नाराज। उसने क्या करा? सिराजुद्दौला विद्यार्थी अब उस समय पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या था? यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सुप्रीम कमांडर था वो कौन था? वो था विद्यार्थी रॉबर्ट क्लाइव। अब रॉबर्ट क्लाइव उस समय पर यहां नीचे उलझ गया। कहां नीचे उलझ गया? यानी साउथ में उलझ गया, नीचे की तरफ चला गया। रॉबर्ट क्लाइव वहां पर नहीं था उस समय पर। रॉबर्ट क्लाइव वहां नहीं था। कब? जब काल कोठरी की घटना होती। कौन सी होती विद्यार्थियों? काल कोठरी की घटना होती है। ये काल कोठरी घटना इसे कहा जाता है कि हॉलवेल के द्वारा यह कहानी बताई गई थी कि सिराजुद्दौला ने एक छोटे से कमरे में लगभग 144 लोगों को पैक कर दिया। उसमें से ये बच गया कौन? हॉलवेल। हॉलवेल ने अपने कहा जाता है कि उसने पूरी वहां की घटना बताई थी कि एक कमरे में सबको पैक कर दिया और 2-3 लोग बच गए, बाकी सारे बूढ़े जवान बच्चे कुछ नहीं देखा, सबको उसने पैक कर दिया एक कमरे में। किसने? सिराजुद्दौला ने। इतना नाराज हो गया था, जो घर तुमने बना रखा उसके अंदर ही सबको ठूस दिया उसने। ठीक है, तो ये काल कोठरी की घटना कही जाती है। ये देखिएगा, तो ये किसके द्वारा सुनाई गई थी? हॉलवेल के द्वारा। अब इसके बाद अंग्रेज क्या हो गए? जितने थे ना वो सारे के सारे, देखिए सारी की सारी ताकत उन्होंने यहां झोंक ली। कहां झोंक ली विद्यार्थियों? तो उसने कुछ नहीं किया। उसने क्या करा? फूट डालो राज करो की कहानी अपनाई और 1757 की जो घटना है, जो 1757 का विद्यार्थियों प्लासी का युद्ध था, उस प्लासी के युद्ध में उसे छद्म युद्ध कहते हैं। ठीक है ना, छद्म युद्ध कहते हैं, उसे ध्यान रखेगा, उसे छद्म युद्ध के नाम से जानते हैं।
इस छद्म युद्ध में क्या होता है कि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला का जो सेनापति है वो राजा की तरफ देखता है और वापस लौट गया जी। अब राजा समझ गया अब तो मैं कूद गया यहाँ पर। अब राजा भी देखेगा वहां से रफू चक्कर होता है और थोड़ी आगे जाकर ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग उसे पकड़ लेते हैं और सिराजुद्दौला को मार दिया जाता है। लेकिन अभी ईस्ट इंडिया कंपनी शासन नहीं कर रही है, उसने सबसे कमजोर कड़ी को पकड़ा, क्योंकि उस समय पर हमारे जो राजा के इर्द गिर्द जो लोग होते थे उनको शासन करने की बड़ी भूख रहती थी। बस उसने वही कमजोरी को पकड़ लिया और समझो उसने क्या कर, ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रलोभन दिया कि तुम्हें क्या बना जाएगा, राजा बनाया जाएगा। 1757 के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी किस में आ गई, किंग मेकर की भूमिका में आ गई कि इस क्षेत्र में वो जिसको चाहे उसको राजा बनाए और जिसको चाहे विद्यार्थियों हटा दे। बाद में राजा को देखे, अब ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा कि नहीं ये ऐसा नहीं चलेगा, हम ही शासन करेंगे। तो ठीक इसके बाद कौन सा 1764 का बक्सर का युद्ध होता है और बक्सर के युद्ध के बाद अब ईस्ट इंडिया कंपनी किंग मेकर में नहीं है, वो भारत के अंदर किस में आ गई, वो बंगाल क्षेत्र में किस में आ गई, आपकी शासन में आ गई। अब वही वहां के राजा है, वही आर्थिक स्थिति पर देखेंगे और वही आपके नियम कानून बनाएंगे, ठीक है ना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी इस क्षेत्र में किस में आ गया, आपका 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद किंग मेकर न रहकर क्या बन गई, वो सर्वा बन गई। वहां पर वो आपका अब शासन किस हिसाब से करेगी, अपने हिसाब से करेगी। बस यही तो कहानी है, यही तो हमारा इतिहास है। और इसी इतिहास को ध्यान में रखते हुए इन क्षेत्रों को अब वो धीरे 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 बढ़ेगा और ये पूरा का पूरा क्या हो गया, बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों के लिए ब्रिटेन से क्या आएगा, नियम कानून आएंगे। समझ, वो व्यापार करते करते तो उनको 100 साल से ज्यादा तो हो ही गए यहाँ पर, ठीक है। अब उनके लिए देखिएगा सबसे पहले 1773 का क्या आता है, रेगुलेटिंग एक्ट आता है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या होता है, दो चार चीजें हम लोग पढ़ेंगे कि भारत में न्यायिक व्यवस्था में सुधार के लिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग हैं उनके लिए या उन कंपनी के साथ जो भारतीय काम कर रहे उनके लिए कुछ कानून बनाए गए होंगे। अब कुछ गड़बड़ी हो गई तो उसके लिए कौन सजा देगा, समझो, कुछ नियम कानून बनाए गए होंगे। तो 1773 में पहली बार क्या आता है, आपका रेगुलेटिंग एक्ट आता है। बस हम लोग 1773 से लेकर 1935 तक के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को पढ़ेंगे और आधार क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी। पहली बार भारत में इसी के तहत क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों के लिए लिखित में क्या होता है, कानून बनाए जाते हैं। अभी जैसे मैंने कहा कि आप मेरी क्लास में हो और आप एप्लीकेशन पर क्लास ले रहे हो, लेकिन लिखित रूप में तो कुछ है नहीं। आप मेरी क्लास देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, इसका रिव्यू लेने वाला तो कोई है नहीं, कोई पैनल है। भाई आप लोग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हो, अब इतना देखिए आज के समय पर तो देख लिया होगा आपने कि एजुकेशन एक तरह से बिजनेस भी बन गया, व्यापार भी बन गया, बहुत अच्छा खासा व्यापार है। आप देख सकते हो एजुकेशन बहुत अच्छा खासा है। आप, मेरा बेटा बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो स्कूल में पढ़ाई होती कि नहीं होती, ट्यूशन में मैं अच्छा खासा पैसा देता हूँ और ना चाहकर भी आप जैसे मैं तो चलो मैं नहीं भेजता हूँ, लेकिन हमारे भांजा है बहुत, जैसे 11वीं 12वीं पढ़ते हैं, एक सब्जेक्ट का 2-2 हजार रुपये ट्यूशन फीस देते हैं, ठीक है। उसके लिए कोई नियम कानून है, अभी तो नहीं है ना, लेकिन आने वाले टाइम पर जरूर आएगा। सोशल मीडिया पर आपको यूट्यूब के अंदर जो क्लासेस दिख रही है उसका जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, क्या उस पर आप टैक्स पे कर रहे हो, क्या उसको उसके लिए कुछ नियम कानून है, अभी तो नहीं है ना। भारत में आप जाके यूट्यूब पर किसी को कुछ भी कह दोगे, उसके लिए कुछ बना हुआ अभी तो नहीं बना हुआ है। जबकि हम लोग कह रहे हैं राइट टू प्राइवेसी, हम कह रहे हैं राइट टू इक्वलिटी, राइट टू स्पीच, और उसका हम फायदा उठा रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं विद्यार्थी, ठीक है। तो वही कहानी, तो पहली बार क्या है, आपका लिखित संविधान आया ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों के लिए और उसका प्रभाव हम पर भी पड़ेगा। फिर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हमने सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना करी गई थी, एलिजाम पे उसके अध्यक्ष थे, ठीक है ना। चलेगा, आए समझ में विद्यार्थियों। तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों के लिए, अच्छा थोड़ा बहुत पल्ले पड़ रहा ना। अब उसके बाद इस बंगाल क्षेत्र में, अब ध्यान दीजिएगा, इस बंगाल क्षेत्र में, ये जो बंगाल वाला एरिया था ना आपका, इस बंगाल क्षेत्र का सर्वा घोषित किया गया, किसे सर्वा घोषित किया गया विद्यार्थियों, किसे,
ईस्ट इंडिया कंपनी का जो देखिएगा ईस्ट इंडिया रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी में एक व्यवस्था, एक पद लाया गया पूरे भारत के अंदर। जो प्रेसिडेंसी थी ना आपकी, अब ये क्षेत्र यहां भी ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग हैं, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, तो इनके लिए एक क्या बन गया, केंद्र बन गया, एक केंद्र बनेगा और उसके अंदर क्या आएंगे आपके छोटे छोटे विद्यार्थियों, यानी कि जोन है जिन्हें हम लोग प्रेसिडेंसी कहेंगे, मद्रास, हम लोग चेन्नई इस तरह से कहते हैं ना, मुंबई प्रेसिडेंसी, ठीक है। और उनका जो सर्वोच्च कमांडर होगा वो ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत कौन होगा आपका, तो वो गवर्नर जनरल होगा। लेकिन इसके पीछे लिखा जाएगा बंगाल का गवर्नर जनरल। और बंगाल क्षेत्र का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किसे बनाया गया था आपका, किसे बनाया गया था, वॉरेन हेस्टिंग को बनाया गया था। बिल्कुल, बस वॉरेन हेस्टिंग से लेकर हम लोग कहां तक आएंगे, आपका 1935 तक के इतिहास में आएंगे। तो ये हमारा भारत का इतिहास रहेगा। आ गया नहीं, लॉर्ड क्लाइव नहीं, लॉर्ड क्लाइव तो तब जब बंगाल पर विजय पाया था तब था। इस जो आपका क्या था, एक्ट था, रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार पहला जो गवर्नर था विद्यार्थी, ठीक है ना, वो कौन था, गवर्नर जनरल, वो क्लाइव नहीं था। क्लाइव तो बंगाल क्षेत्र का बना था, लेकिन वो गवर्नर जनरल पद था ही नहीं, वो तो गवर्नर का पद था। गवर्नर जनरल तो आपका 1773 के तहत हुआ। बंगाल का प्रथम गवर्नर लॉर्ड क्लाइव, बाद में गवर्नर का पद समाप्त हुआ और गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा गया। और वो कब बना आपका, 1773 के तहत वॉरेन हेस्टिंग बना। अब ये बंगाल का गवर्नर यहीं तक तो रहा नहीं होगा, ये ध्यान रखेगा। ये 1773 के बाद जो आपका गवर्नर जनरल, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि चीजें हमें समझ में आती कि नहीं आती, चलेगा। अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग यहीं तक तो रुके नहीं होंगे, ये धीरे धीरे पूरे भारत में फैल गए, ठीक है। छोटी सी बात कह रहा हूं मैं आपको कि ध्यान दीजिएगा, वो अभी बीच में तो बहुत कुछ हुआ होगा, आपका सब पढ़ेंगे, स्थायी बंदोबस्त वगैरह सब इतिहास में पढ़ो, चाहे यहां पढ़ो। ध्यान दीजिएगा, ये जैसे ये अपने इंडिया का पूरा मैप है। अभी तक तो मैंने कहानी बात करी थी आपसे, कहा कि बंगाल क्षेत्र तो ये था। अब ये 1833 पता है आपको, 1833 में जिसे आप रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं, वो बाद में चार्टर अधिनियम में बदल गया। और 1833 के अधिनियम के तहत क्या कर दिया, जिसे बंगाल का गवर्नर जनरल कहते थे, वो 1833 के अधिनियम के तहत पूरे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। और वो व्यक्ति कौन था, विलियम बेंटिंग था। गवर्नर जनरल की मैं बात कर रहा हूं, लॉर्ड क्लाइव से लेकर वॉरेन हेस्टिंग से लेकर, अब किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, विलियम बेंटिंग तक, ये पूरे भारत का बन गया। और 1857 की क्रांति के बाद गवर्नर जनरल का पद ही समाप्त कर दिया, गवर्नर जनरल को वॉइस रॉय कह दिया। और वॉइस रॉय प्रथम कौन बना, कैनिंग बना 57 की क्रांति के बाद। आए समझ में। तो हम लोग आपका इतिहास इस तरह से, सॉरी इतिहास नहीं भारतीय संविधान का इतिहास, ठीक है ना, चलेगा। मैंने आपसे कहा ना कि जो भी सब्जेक्ट चलेगा उसमें आपको मेरे एंड से तो कोई शिकायत नहीं होगी। हाँ हो सकता है क्योंकि लिखने का बहुत कुछ है, अब किताबों से लिखोगे। एक चीज का ध्यान रखना बच्चा, मैं आपको बता दूं, पहली बार में हमें इनको याद करने में और समझने में बहुत कुछ खिचड़ी पका देंगे ना। मैं आपको लिख के ले लीजिएगा, 4 दिन याद रहेगा, तो उससे अच्छा तो ट्यूशन पढ़ लो। फिर कम पढ़ो, सिलेक्टेड पढ़ो, लिखना कम हो, लेकिन अगर कभी किसी को समझाना हो ना, जब आप मेंस के एग्जाम में बैठो ना, तो मेरे पास शब्दों की कमी ना हो। मतलब आपने शॉर्ट हैंड को देखा है, मैं शॉर्ट हैंड, आप लोग जानते शॉर्ट हैंड में क्या होता है ना, कि जैसे मोदी जी ने भाषण दिया कि आज मैं आत्मनिर्भर भारत योजना को लागू करने वाला है, तो शॉर्ट हैंड वाले बच्चे क्या करते हैं, बस इतना कुछ लिखते हो, पता नहीं क्या करते इस तरह से, और इसका मतलब होता पूरा सार, ठीक है ना, याद रखेगा। हाँ सर, पॉलिटी का मैराथन लगा दीजिएगा, बिल्कुल मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप 12 घंटे बोले मैं 12 घंटे पढ़ा दूंगा। क्योंकि वो समस्या वहां पर होती है जो कॉपी पेस्ट होता है, अपना कॉपी पेस्ट डेटा होता है नहीं, अपना क्या है कि जितना करंट में अपडेटेड है सब बता दीजिएगा। समझो, बस इतना है कि आप लोग समझदार है, चीजों को समझें, कहीं पर कुछ चीजें छूट जाती है तो उसे ऐड करते रहे। पहली बार में पढ़ने का मतलब यही होता है कि आपका बेस क्लियर हो, कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर ज्योग्राफी से लेकर, और उसमें नई चीजें जोड़ना। ये मैं आपको बता दूं, एक चीज का ध्यान रखना, मेरे एंड से एक चीज का ध्यान रखना, कोचिंग इंस्टीट्यूट और टीचर का जो गाइड करने का तरीका है आपके सिलेक्शन में, मात्र 10% होता है, मात्र 10% हिस्सा होता है बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट का और टीचर का।
बाकी 90% सिलेक्शन में बच्चे की जिम्मेदारी खुद होती है। और बच्चे देखिए मैं कैसे कर सकता हूं आपको, और ऑनलाइन में तो और भी बड़ी समस्या है। ऑनलाइन में तो आपको खुद ईमानदार बनना पड़ेगा। इस चीज को आप लोग ढाल दीजिएगा अपने दिमाग में। कोई कहता ना कि मैं 100 में से 100 दिला दूंगा, बाबू पढ़ा हमने खुद से था। मैं आपको बता दूं 90% आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, तभी तो होगा। अब मैं क्यों कह रहा हूं, मैं आपको अच्छे से पढ़ा सकता हूं, मैं अच्छे से चीजें समझा सकता हूं, लेकिन जब तक आप पूछोगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है ना, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। तो चलिए, तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन के इतिहास को हम लोग पढ़ लेंगे, और इतिहास को विद्यार्थी आपका कंप्लीट जान लेंगे कि क्या क्या चीजें हम लोगों को उसमें पढ़नी है। ठीक है ना, तो कुछ पल्ले पड़ा आज इतिहास। इतिहास ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहां से चलेंगे 1757 के ईस्ट इंडिया सॉरी प्लासी के युद्ध को पढ़ेंगे, बक्सर के युद्ध को पढ़ेंगे, और जब इसके बाद हम लोग कहां पहुंच जाएंगे, आपका 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को पढ़ेंगे। उसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट एक्ट है सब समाप्त 1947 तक। ठीक है ना, चलेगा। चलेगा। चले बच्चा, ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करेंगे, और फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ ठीक हम शाम को 5 बजे करंट अफेयर की मैराथन क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।